जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा का ब्रह्मास्त्र। जी हां दोस्तों, अगर आपका 28-29 अक्टूबर को एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी पैट का, तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करेगी। आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 100% आपको 8 से 10 सवाल हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। हमारे द्वारा डाली गई जितनी भी क्लासेस हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट की, सारी क्लासेस को आप देख कर जाइएगा। 100% 30 से 40 सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, कल हमने 20-25 सवाल देखे थे यूपी ट्रिपल एससी पैट के अंतर्गत। आज हम 26वें सवाल से शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि नैमिषारण्य तीर्थ स्थान कहां पर अवस्थित है। सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अयोध्या में स्थित है, मुरादाबाद में स्थित है, सीतापुर में स्थित है, बलिया में स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें जो नैमिषार यानी कि जिसको नीमसार दोस्तों कहते हैं, वो कहां पर स्थित है, वो सीतापुर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों, ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पीतल नगरी किसको कहते हैं, पीतल नगरी, तो आप कहेंगे मुरादाबाद। पीतल नगरी, पीतल नगरी के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है, ये मुरादाबाद को जाना जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें अयोध्या, तो दोस्तों अयोध्या से आपको एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लता मंगेशकर चौक, कौन सा, लता मंगेशकर चौक, लता मंगेशकर चौक, लता मंगेशकर चौक, इसका दोस्तों उद्घाटन कहां पर किया गया, ये दोस्तों अयोध्या में किया गया है। और दोस्तों अभी हाल ही में आपको याद होगा लता मंगेशकर जी की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए दोस्तों ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको नोट करके रखिएगा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को लेकर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भूमि सुधार का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11। दोस्तों आपको बता दें भूमि सुधार इससे संबंधित कौन सी अनुसूची है, अनुसूची नंबर 9। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों अनुसूची 9 पहला संविधान संशोधन कौन सा, पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। और दोस्तों कब का है, 1951 का है। इसको आप नोट करके रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भूमि सुधार का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 1 में है, अनुसूची नंबर 9 में है। और कौन सा संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन है। कब हुआ था, 1951। अब हम दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अनुसूची 8 इसमें क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, अनुसूची नंबर 8 में किया गया है। और दोस्तों आपको याद होगा भाषा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 343। इसको आप नोट करके रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी को लेकर। अनुसूची 10 इसमें क्या है, ये दल बदल से संबंधित है। कौन सा, दल बदल, दल बदल से संबंधित है, अनुसूची नंबर 10 है। और दोस्तों ये कब का है, ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। कौन सा, 52वां संविधान संशोधन। इसको भी आप नोट करेंगे। और 11वीं अनुसूची में दोस्तों किसका उल्लेख है, तो दोस्तों आपको याद होगा 11वीं अनुसूची में दोस्तों 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1991 के आर्थिक सुधारों में क्या शामिल था। आपके सिलेबस में देकर रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और 1991 के आर्थिक सुधार। इसको आप पढ़कर जाएगा। 2 सवाल आपके पक्के हैं, यहां से आने हैं। दोस्तों इसमें क्या शामिल था, विदेशी व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसके अंदर ये सभी शामिल हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई, तो आप आंसर देंगे 1991। और दोस्तों इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल था, विदेशी व्यापार उदारीकरण और दोस्तों वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार। एक चीज दोस्तों और शामिल थी इसके अंदर, जल्दी से बताएं कौन सी चीज शामिल थी। ये 4 चीजें शामिल थी इसके अंदर। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों जो हॉलमार्क होता है वो इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है, कृषि उत्पादक वस्तुओं के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के अंदर, विद्युत वस्तुओं के अंदर या जेवर के अंदर। तो दोस्तों सबको पता है ये दोस्तों जो आभूषण होते हैं, जो दोस्तों ज्वेलरीज होती हैं, उनके अंदर ये हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। इसको आप नोट करके रखेंगे। अब एक सवाल दोस्तों मैं यहाँ पर और बताता हूं। दोस्तों एक सवाल पूछा गया था, ये कृषि से संबंधित था। और दोस्तों नाबार्ड जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, कौन सी, नाबार्ड। अब नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आप नोट कीजिएगा 12 जुलाई
12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नंबर 1 सवाल। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? वर्तमान में इसके हेड बने हैं केवी शाहजी, इसके वर्तमान में हेड बने हैं। ये सवाल भी आपको नोट कर लेना है, परीक्षा में 100% आपको नंबर दिलाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? लगाइएगा स्टार। 100% दोस्तों इस स्लाइड से आपको नंबर मिलने वाला है। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51A। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो नोट करके रखिएगा, इनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों 5 से 11 इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंदर है तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंतर्गत है। और ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? ये यूके के प्रावधान से लिया गया, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, इंग्लैंड से लिया गया। इंग्लैंड या ब्रिटेन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लैंड या ब्रिटेन। इसको आप नोट करके रखिएगा, परीक्षा में सवाल पूछा गया ये कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में ब्रिटेन आए या इंग्लैंड आए, एक ही बात है। अब दोस्तों बात करते हैं 12 से 35, इसमें क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ये दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों आपको याद होगा ये अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। और इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। और मौलिक अधिकार दोस्तों याद रखिएगा, किस, एक सवाल पूछा जाता है आपसे परीक्षा में कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो आप बोलेंगे भाग नंबर 3। और भाग नंबर 3 में किसका उल्लेख है? ये मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, इसीलिए इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। जितने सवाल मैं दोस्तों बोल रहा हूं उनको आप नोट करते चलिएगा अपनी कॉपी के अंदर। 100% महत्वपूर्ण सवाल है सारे के सारे। अब दोस्तों आर्टिकल 51A बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है आपका 51A। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि G20 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों G20 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है परीक्षा में। 100% G20 का सवाल आपकी परीक्षा में बनेगा ही बनेगा। अब दोस्तों G20 की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहां से नोट करा देता हूं, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ बैठे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दोस्तों इसका हेडक्वार्टर, जो इसका हेडक्वार्टर है वो दोस्तों कहीं पर भी इसका हेडक्वार्टर नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए G20 में कितने देश शामिल हैं? इसके अंदर दोस्तों 19 देश शामिल हैं। कितने? 19 देश शामिल हैं। और दोस्तों अब पहले कितनी संस्थाएं शामिल थी? पहले दोस्तों एक संस्था शामिल थी, यूरोपियन यूनियन। कौन सा? यूरोपियन यूनियन, ये संस्था शामिल थी। लेकिन दोस्तों अब 2023 में ऐसा ऐलान किया गया कि अब एक संस्था और शामिल हो चुकी। कौन सी? अफ्रीकी संघ। कौन सी? अफ्रीकी संघ। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब दोस्तों 19 देश शामिल हैं और 2 संस्थाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी संघ। जल्दी से बताएं, ये यूरोपियन यूनियन इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएं। आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, जहां पर नाटो का मुख्यालय है वहीं पर ये यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। इसका जवाब जल्दी से आप कमेंट कर देंगे। और यूरोपियन यूनियन में कितने दोस्तों मेंबर शामिल हैं? 27 मेंबर शामिल हैं। ये सवाल भी आपको याद रखने हैं, बहुत ही डीप सवाल मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं G20 को सवाल को लेकर। G20 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये दोस्तों ब्राजील करने वाला है। कौन? ब्राजील करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और 2023 में दोस्तों किसने की है? 2023 में की है अपने भारत देश ने। किसने? अपने भारत देश ने की है। और 2022 में किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी 2022 में। और 2023 कौन करेगा? ब्राजील करेगा। ये क्रम आप याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। अब एक सवाल आपसे और पूछेगा कि G20 की दोस्तों थीम क्या है? दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में वसुदेव कुटुंबकम लिख के आए तो आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे वो नहीं आता है तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है? वन अर्थ। कौन सा दोस्तों? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर,
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये किसकी थीम है? ये दोस्तों G20 की थीम है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सारा G20 आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसको भी आप नोट कर लें, ब्रुसेल्स में स्थित है। और ब्रुसेल्स कहाँ स्थित है? बेल्जियम में। आपके ऑप्शन में ब्रुसेल्स है या बेल्जियम है, आपको दोनों सही आंसर हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को लेकर। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? फिनलैंड बना है, जर्मनी बना है, अमेरिका बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है। दोस्तों आपको बता दें, जो नाटो है उसका 31वां मेंबर कौन बन चुका है? उसका 31वां मेंबर बन चुका है फिनलैंड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों नाटो की बात करें हम, नाटो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षा में पूछी गई, तो आप याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहां पर स्थित है? बेल्जियम में स्थित है, जहां पर यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। अभी तक नाटो में दोस्तों कुल 30 मेंबर शामिल थे, लेकिन अभी हाल ही में 31वां मेंबर फिनलैंड को शामिल किया गया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक सवाल बताइएगा, SCO आपने सुना होगा, संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन, इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएं। इसका मुख्यालय स्थित है बीजिंग में। कहां पर? बीजिंग में। दोस्तों संघाई आंसर मत लगा के आइएगा, बीजिंग में इसका मुख्यालय स्थित है। और कौन सा नया देश शामिल हुआ? ईरान। ईरान दोस्तों इसका 9वां मेंबर बना है। कौन सा? 9वें क्रम का मेंबर बना है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर जर्मनी दे के रखा है। दोस्तों याद कीजिएगा, नाटो का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर, इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ? जर्मनी में हुआ। करंट अफेयर का अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किसके बारे में बताता है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में, भारत की संघ भाषा के बारे में, राज्यपाल के द्वारा विशेष संबोधन, या निर्वाचन आयोग के बारे में? तो बच्चा जानता है कि अनुच्छेद 324 में क्या है? ये निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 52। अब दोस्तों राष्ट्रपति की बात आई है तो आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राष्ट्रपति से बनने वाले सारे सवाल मैं आपको बताता हूं, उनके आर्टिकल से संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 52। उसकी कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53। और राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 है। और जो निर्वाचन की जो रीति होगी, उसकी पद्धति होगी, यानी कि दोस्तों किस पद्धति से चुनाव होंगे, तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। और आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। और आर्टिकल नंबर दोस्तों किसमें? आर्टिकल नंबर 72 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति का क्षमादान। और आर्टिकल नंबर 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के जारी करने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें? आर्टिकल 123 में। और आर्टिकल 143 में क्या है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। आप देख सकते हैं सवाल एक है, लेकिन दोस्तों मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। 10-12 सवाल आपके सामने लिख दिए हैं, इनको आप नोट कर लें। भारत की संघ की राजभाषा तो अभी हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 343 में है। और दोस्तों निर्वाचन आयोग मैंने अभी आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास पसंद आ रही है तो दिल से लाइक कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण को परिभाषित करता है? यानी कि दोस्तों याद रखिएगा, हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? उसके स्थान पर प्रयोग किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 112 है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों एक सवाल पिछली बार पूछा गया था कि हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक, इसको कौन परिभाषित करता है? इसको परिभाषित करता है आर्टिकल 110। इसको भी आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? परीक्षा में सवाल पूछा गया है। पिछली बार सवाल आया था कि इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं पाया जाता, ये सवाल पूछा गया था। तो राइट आंसर था सफेद। दोस्तों आपको बता दें किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो आप ध्यान में रखिएगा, लाल रंग की। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया? लाल रंग। इसमें दोस्तों ऑप्शन में ही नहीं है लाल रंग। इसको आप दोस्तों यहाँ पर लाल रंग कर लीजिएगा, लाल रंग। दोस्तों ये लाल रंग आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो लाल रंग होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक होती है, और सबसे कम किसकी होती है? बैगनी।
सबसे कम किसकी होती है? बैगनी की सबसे कम होती है। इसको आप नोट करके लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ये वो सवाल है दोस्तों जो हर बार परीक्षा में आता है। आज के बाद इस सवाल को आप कभी गलत नहीं करेंगे। आइए दोस्तों 5 परतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कौन सी परत होती है? क्षोभ मंडल। यही क्रम आपको याद रखना है। फिर दोस्तों होता है आपका समताप मंडल, फिर होता है आपका मध्य मंडल, फिर होता है आपका आयन मंडल, फिर होता है आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल दोस्तों ये 5 परतें होती हैं। कितनी? 5 परतें होती हैं। अब इन 5 परतों से ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कि पानी का बरसना, ओले का पड़ना, आंधी तूफान, ये सब कहाँ पर होता है? ये सब दोस्तों क्षोभ मंडल में घटनाएं होती हैं। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि वायुयान का संचालन किस मंडल में होता है? समताप मंडल में। या ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और सवाल पूछा गया कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो ये मध्य मंडल है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। और आयन मंडल में दोस्तों क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी से संबंधित, यानी कि दोस्तों जो रेडियो एक्टिविटी से संबंधित जितने भी दोस्तों ये नेटवर्क होते हैं, वो सब दोस्तों कहाँ पर स्थापित है? आयन मंडल में। इसको आप ध्यान में रखें। और वायुमंडल की सबसे भारी परत कौन सी है? ये बहिर्मंडल। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब दोस्तों 16 सितंबर इसको क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों खाना सोडा किसका प्रचलित नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट का, पोटेशियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का। दोस्तों आपको याद होगा खाना सोडा ये किसका प्रचलित नाम है? ये दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपके ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट आए या खाना सोडा आए, एक ही बात होती है। अब इसका सूत्र भी आप लिख लीजिएगा, NaHCO3, NaHCO3। अब दोस्तों सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। यानी कि दोस्तों ये होता है धोने का सोडा। और इसका सूत्र Na2CO3 10H2O। ये दोस्तों होता है धावन सोडे का सूत्र। इसको आप नोट करके रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ये सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है। दोस्तों हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो दोस्तों जज होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है और उनका दोस्तों रिटायरमेंट किस वर्ष होता है? ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार आते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो उच्चतम न्यायालय, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। कौन से? हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी सेवानिवृत्ति, इनकी आयु होती है 62 वर्ष। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। और सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट की होती है 65 वर्ष। हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। चलिए मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, दोनों के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स नोट करा देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। दोस्तों हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 214 में। यानी कि हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 214 में, यानी कि आर्टिकल 214 में। अब दोस्तों हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल नंबर 215 में कही गई है। आर्टिकल नंबर 215 में कही गई है कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। और दोस्तों मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 226 के तहत करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। और वर्तमान समय में कितनी हाई कोर्टें हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। कितनी? 25 हाई कोर्ट हैं। इस बात को आप नोट करें। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 124 में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल नंबर 124 में है। और आर्टिकल नंबर 129 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल नंबर 129। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करके देता है अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 तो आपको याद ही होगा, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्लोरोफिल से, प्रकाश से, मिट्टी से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा मिट्टी से। सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है। दोस्तों आपको याद होगा हमारे ब्लड का दोस्तों लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बच्चे को पता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है ये बताइएगा आप। दोस्तों हमारे हमारा ब्लड होता है वो लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन जो हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों नोट करके रखिएगा Fe के कारण, यानी कि आयरन के कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। इतनी बात आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन बना? अच्छा सवाल है, परीक्षा में बन सकता है। करंट अफेयर का बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको याद होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन अपने उत्तर प्रदेश में हुआ। शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी लखनऊ से। इसकी शुरुआत हुई थी लखनऊ से, इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों आपको बता दें जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होते। कहाँ कहाँ पर हुए थे? तो आपको लिखना है लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और एक है आपका न्योडा। ये 4 शहरों में हुए हैं दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये 4 सवाल आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं अपने मूल सवाल को लेकर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका विजेता कौन बना? इसका विजेता बना है पंजाब। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था? शुभंकर था जीतू। क्या शुभंकर था? जीतू इसका शुभंकर था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? 37वें ये होंगे गोवा में। कहाँ पर होगा? गोवा में होंगे। और दोस्तों मध्य प्रदेश से आपको क्या रखना? खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्राप्त हुआ? अच्छा सवाल है, करंट अफेयर का सवाल है, बन सकता है आपकी परीक्षा में। डॉक्टर माधव हाड़ा, शिव शंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी, डेविड चिपरफील्ड। दोस्तों आपको बता दें जो सरस्वती सम्मान कौन से क्रम का है? ये 32वें क्रम का है। और इसके दोस्तों किसे मिला? ये शिव शंकरी को मिला है। कौन से क्रम का है? 32वें क्रम का है ये। और किसको मिला? शिव शंकरी को मिला है। किस लिए मिला है? सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। ये 3 से 4 सवाल आपको याद रखने हैं। डॉक्टर माधव हाड़ा को क्या मिला? 32वां बिहारी पुरस्कार। 32वां बिहारी पुरस्कार। अब ज्ञान चतुर्वेदी को क्या मिला? 32वां व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान कौन देता है? तो दोस्तों आपको याद होगा सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान ये देते हैं दोस्तों एक संस्था है, जल्दी से बताओ उसका नाम, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये सरस्वती सम्मान और ये व्यास सम्मान कौन सी संस्था देती है? अब दोस्तों बात करते हैं डेविड चिपरफील्ड, इनको दोस्तों क्या मिला है? जल्दी से बताएं दोस्तों, डेविड चिपरफील्ड को क्या मिला? मैंने आपको कई बार कराया भी इस सवाल को है, जल्दी से बताएं आप। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गाजी का टाइटल किसने धारण किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से। और परीक्षा में दिल्ली सल्तनत से सवाल आपका 100% बनेगा। आइए दोस्तों बात करते हैं सवाल को लेकर। गाजी का टाइटल किसने धारण किया था? ये धारण किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टाइटल जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों किसका टाइटल धारण किया था? तो दोस्तों मलिक का टाइटल। मलिक, अगर क्वेश्चन पूछा था कि मलिक का टाइटल किसने धारण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों एक है सिपाही सलार। ये तीनों टाइटल किसने धारण किया थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब मोहम्मद बिन तुगलक, दोस्तों इसने कौन सा टाइटल धारण किया था? तो दोस्तों अगर याद होगा पागल राजा। ये पागल राजा किसको कहा गया? ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है, जिसके समय में मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं सिकंदर लोदी ने शाही का टाइटल धारण किया। किसका? शाही का टाइटल धारण किया सिकंदर लोदी ने। ये कुछ महत्वपूर्ण टाइटल हैं जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तलवार तथा रक्त की नीति किसने अपनाई थी? मलिक कफूर ने, बलबन ने, रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने। दोस्तों आपको बता दें जो तलवार और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी ये बलबन ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको मैं बता दूं बलबन दोस्तों रजिया सुल्तान, अगर एक सवाल पूछा जाता है एसएससी में कि रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? ये बलबन था। इसको आप ध्यान में रखें। रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इनका कार्यकाल
1236 से 1240, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इल्तुतमिश, दोस्तों इनसे आपको क्या देगा, सुल्तानगढ़ी। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने की है, इल्तुतमिश ने की है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार को रिनोवेट किसने कराया, लगाइएगा स्टार। 100% आपकी परीक्षा में सवाल बनेगा। सवाल बहुत ही डीप है, मैं आपको तीनों इसकी जानकारी बताने वाला हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार को बनवाया किसने, इसका निर्माण किसने कराया, निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक सवाल। लेकिन इसको दोस्तों पूरा किसने कराया, इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। लेकिन इसका रिनोवेशन किसने कराया, यानी कि दोस्तों इसका जीर्णोद्धार किसने कराया, तो रिनोवेट कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आज के बाद इन सवालों को आप कभी भूलेंगे नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कृपया करके इनको नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाया था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया था, दिल्ली को जल्दी से बताएं, इल्तुतमिश। किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी को, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी को अपनी राजधानी बनाया था। ये वो सवाल हैं जो दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दोस्तों दिल्ली को किसने बनाया था, दिल्ली को बनाया था इल्तुतमिश ने। इसको आप लिख लीजिए कहीं पर, दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश। और दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि सिरी को अपनी राजधानी किसने बनाया, ये बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। अब दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, इसने दोस्तों अपनी राजधानी किसको बनाया था, देवगिरी को। किसको, देवगिरी को उसने अपनी राजधानी बनाया, इसको भी आप याद रखें। और जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जौनपुर की स्थापना किसने की है, फिरोज शाह तुगलक ने, और इसको भारत का सिराज हिंद कहते हैं। ये बात आपको नोट करनी है। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपने नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, सबको पता होना चाहिए। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। बच्चे को पता है, नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा जाता है, कुब्बत उल इस्लाम कौन सा दोस्तों, कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम, ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद थी ये। और किसने बनवाई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ये बात आपको नोट करनी है। दोस्तों बात करते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने दोस्तों क्या बनवाया, तो दोस्तों आपको याद होगा सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने की है, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है, सवाल परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि तैमूर लग्न ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है और दोस्तों हूबहू ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। 1298, 1398, 1498, 1598, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि तैमूर लग्न ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, ये 1398 ईस्वी में किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि 1398 में जब तैमूर लग्न ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उसमें वहां दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, नासिरुद्दीन महमूद। इसको आप लिख लें, कौन था, नासिरुद्दीन महमूद। ये सवाल आपको याद रखने, दिल्ली सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको करा रहा हूं। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में आया था। दूसरी बार कब आया था, 1502 में आया था। सवाल दोस्तों पहली बार कब आया सबको पता, लेकिन दूसरी बार कब आया, 1502 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या फिर सैयद वंश। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों ये सवाल शायद मैं आपको करवा भी चुका हूं। सबसे अधिक शासन किसने किया था, ये दोस्तों तुगलक वंश के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और खिलजी वंश ने दोस्तों सबसे कम समय तक शासन किया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। कब से कब तक का है, 1290 से 1320 तक शासन किया है खिलजी वंश ने। अगला क्वेश्चन, किस कवि को 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था, महाकवि कालिदास, अमीर खुसरो, कल्हण, बाण भट्ट। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको याद होगा ये अमीर खुसरो थे जिनको दोस्तों 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और अमीर खुसरो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये सितार बजाते थे। कौन सा, सितार। और इनको तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको याद होगी।
अब दोस्तों आगरा का निर्माण, आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो दोस्तों नाम याद रखिएगा, लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, इसने दोस्तों आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ये बात आपको थोड़ी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कुछ महत्वपूर्ण मकबरे जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, सारे मकबरे मैं आपको एक ही जगह पर नोट करा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा। आपसे पूछा गया कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लाहौर, औरंगाबाद, काबुल है। तो दोस्तों जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों औरंगाबाद में किसका मकबरा स्थित है? तो आपको याद होगा औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये औरंगाबाद में स्थित है। काबुल, काबुल में दोस्तों किसका मकबरा स्थित है? बाबर का, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये काबुल में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं नई दिल्ली, नई दिल्ली में किसका मकबरा स्थित है? हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों काबुल में किसका है? बाबर का, औरंगाबाद में औरंगजेब का, लाहौर में जहांगीर का, दिल्ली में हुमायूं का। अब दोस्तों अकबर का कहाँ पर है? अकबर का, ये परीक्षा में कई बार आया है। अकबर का जो मकबरा है वो दोस्तों सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर? सिकंदरा में स्थित है, इसको आप ध्यान में रखें। शाहजहां का कहाँ पर है? तो ये तो आपको पता ही होगा, आगरा में स्थित है। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपने नोट कर लिए होंगे। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, जजिया कर पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, इल्तुतमिश। दोस्तों आपको बता दें जो जजिया कर है इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये अकबर ने लगाया था। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन सवाल अगर आपसे पूछ ले जजिया कर को फिर से लागू किसने किया था? ये औरंगजेब ने फिर से इसको लागू कर दिया था। प्रतिबंध लगाया था अकबर ने, लागू किसने किया था? ये दोस्तों लागू किया था औरंगजेब ने। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ। अगर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तंबाकू, तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तंबाकू पर, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था ये जहांगीर ने। और दोस्तों वाइन, यानी कि दोस्तों ये वाइन जो होती है, वाइन, शराब, वाइन, इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये औरंगजेब ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। और संगीत पर दोस्तों किसने प्रतिबंध लगाया? संगीत पर, संगीत पर भी ये औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया था। जितने सवाल दोस्तों निकल सकते हैं मेरे माइंड से, सारे सवाल मैं आपको दे रहा हूं, बस आप इसको सुनते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं बनेगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कर दें जिसका भी UPSSC पैट का एग्जाम है। आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर सारे प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।